तो जैसा हम आज तक भी देखते आए हैं, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा भी है कि पर्सनैलिटी डायनामिक होती है। मुकुल, पर्सनैलिटी में भी हम दो चीजों की बात करते हैं। एक होता है टेम्परामेंट, एक होती है पर्सनैलिटी। ठीक है। अगर हम टेम्परामेंट की बात करें, टेम्परामेंट यूजुअली हम लेके पैदा होते हैं। जैसे इस साल भी प्रीलिम्स का अब एग्जाम होने वाला है 25 मई को, तो अभी है ना फॉर्म फिलिंग चल रही है यूपीएससी की। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी कुछ हम हॉबीज वगैरह भरते हैं, क्या उसका असर हमारा डायरेक्टली इंटरव्यू पड़ता है? मुकुल जी, डैफ आपकी पर्सनालिटी का एक चिट्ठा है। अच्छा। आप कहाँ से हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, किस प्रदेश से आते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं ना, वो डैफ की तैयारी 12वीं से ही करने लग जाते हैं। जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो किस तरह से मार्किंग करते हैं? देखिए, इसका कहीं कोई रिटर्न ऐसा मतलब कोई रूल्स और वैसा अच्छा, नहीं है। कई बार जैसे सर ऐसा बोला जाता है कि कुछ पर्टिकुलर बोर्ड्स काफी हाई स्कोरिंग देते हैं बच्चों को और कुछ बोर्ड्स काफी कम मार्क्स देते हैं, तो इसमें कितनी रियलिटी है? देखिए मुकुल जी, यदि आप सीरियस कैंडिडेट है ना, तो आपको इन सब मुद्दों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैम, एक क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यूपीएससी की जर्नी है ना, ये काफी एग्जॉस्टिव रहती है। इसमें बच्चा पूरा 1 से 1.5 साल लगाता है एक अटेम्प्ट के, और अगर बाई चांस वो किसी भी स्टेप पे रुक जाते हैं, मान के चलते हो प्रीलिम्स में रुक गया या मेंस में रुक गया, उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अपने माइंड सेट को किस तरह से सेट करे ताकि ये जर्नी उसके लिए इजी रह सके? मुकुल, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है आप कितने सीरियस और पैशनेट हैं इस चीज के लिए। ठीक है। एक असेसमेंट आपको अपनी नॉलेज और स्किल बेस का भी होना चाहिए, रियलिस्टिक असेसमेंट। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस पावर पैक्ट शो में आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में भी है। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी के इंटरव्यूज के बारे में। तो काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह का यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। क्या इंटरव्यू नॉलेज बेस होता है या आपकी पर्सनैलिटी को वो जज करते हैं? तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट, जो हम सबको गाइड करेंगे कि किस तरह का यूपीएससी इंटरव्यू हो सकता है या होता है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद सर का। नमस्कार। एंड मैम पूनम फोगाट जी का। तो सर, मेरा पहले ही क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम सबका मानना ये होता है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो यूपीएससी का, जिसका हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो क्या नॉलेज बेस होता है या पर्सनैलिटी को ही कुछ मार्क करते हैं वो, कि किस तरह से वो जज करते हैं बच्चों को? राइट मुकुल जी, आपने बड़ा ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इंटरव्यू जो होता है ये केवल नॉलेज ही नहीं देख रहा है। अच्छा। इट इज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी। KSA हम जिसको कहते हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। और देखिए, नॉलेज जो है वो मेंस के एग्जाम में, प्रीलिम में काफी टेस्ट हो चुकी हैं। बट यस, जब आपका कोई ओपिनियन की बात आती है तो अवेयरनेस होना तो जरूरी है आपको। जब अवेयरनेस होगा तभी तो आप ओपिनियन रख पाएंगे अपना। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। बट यस, स्किल जो है, अब जैसे कौन सी स्किल्स हैं इसमें? आपकी एनालिटिकल स्किल्स होगी, आप चीज़ों को कितना एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, दैट इज ऑल्सो ए स्किल, राइट? लिसनिंग इज ऑल्सो ए स्किल, कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो ए स्किल। ओके। इसके अलावा कुछ स्किल्स और होती हैं, जैसे कि आप क्या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करना जानते हैं? ओके। क्या आप प्रोसेस ड्रिवन हैं? वो सारी स्किल्स आपकी हैं कि नहीं? तो ये स्किल एस्पेक्ट जो है वो आपके आंसर्स में झलकता है। ठीक है। और फिर आता है आपका एटीट्यूड। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एटीट्यूड होती है आपकी। उस एटीट्यूड में ये देखा जाता है कि आपका ओपिनियन कैसे बिल्ड हो रहा है। क्या डू यू हैव अ फेथ इन द सिस्टम? डू यू हैव एन अप्रोच व्हिच इज कोलैबोरेटिव, व्हिच इज कंसल्टेटिव, व्हिच इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर? आप आउटकम ओरिएंटेड हो कि नहीं? कितने इंक्लूसिव हो? कितने समाज के हर तबके के लोगों को आप छू पाते हो, सोच पा रहे हो? तो ये आपका एक एटीट्यूड को झलकाता है। और आप देखिए मुकुल जी, मैं आपसे 10 मिनट बात करूं तो ये वाला एस्पेक्ट जो है अपने आप नजर आने लगेगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपने इंटरव्यू को जो है टेलर कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप धीरे धीरे 10-12 क्वेश्चंस में आने लगेगी और ये एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। कौन से एस्पेक्ट्स? नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ठीक है। तो मैम, जैसे सर ने पर्सनैलिटी की बात करी,
तो जैसा हम आज तक भी देखते आए हैं, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा भी है कि पर्सनैलिटी डायनामिक होती है, ठीक है, वो टाइम के साथ अपने आप बिल्डअप होती जाती है। ये तो नहीं है कि हम उसको, सर ने जैसे बोला कि टेलर्ड कर सकते हैं कि आज मेरी पर्सनैलिटी कुछ हो रहा है और इंटरव्यू के लिए अगर मैं जाऊँगा तो मुझे उस तरह का बिहेव करना है। तो मुझे लगता है कि कुछ नेचुरली रहती है पर्सनैलिटी तो। ओके मुकुल, मुकुल पर्सनालिटी में भी हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है टेम्परामेंट, एक होती है पर्सनालिटी। अगर हम टेम्परामेंट की बात करें, टेम्परामेंट यूजुअली हम लेके पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखोगे दो बच्चे पैदा होते हैं तो एक अक्सर रोता रहता है, एक थोड़ा शांत बच्चा होता है, ये टेम्परामेंट होता है। लेकिन ओवर टाइम जैसे हमारी केयरिंग होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, प्यार करते हैं, केयर गिविंग होती है, तो उससे हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और हम एक फाइनली एक पर्सन बनते हैं। दूसरी चीज, जैसे कि सर ने कहा कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, तो जो मेरी नॉलेज होगी वो मेरी पर्सनालिटी को शेप करना शुरू करेगी कि कैसे रहते हैं, कैसे स्किल्स होते हैं, क्या मैनरिज्म्स होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। नॉलेज के साथ आपका एटीट्यूड आता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। एंड ये चीजें जो आप कह रहे हैं डायनेमिक होती है, ये चीजें चेंज हो सकती है। नॉलेज आप गेन कर सकते हो, स्किल्स आप गेन कर सकते हो और एटीट्यूड आप शेप कर सकते हो। एटीट्यूड हमारा हमेशा चेंज हो सकता है। अगर हमको कोई अपने एटीट्यूड के अगेंस्ट कोई चीज दिखे और हमें लगता है ये कन्विंसिंग चीज है और इसको ऐसा होना चाहिए, तो हम अपने एटीट्यूड को शेप भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी फिक्स्ड रहती है, पर्सनैलिटी भी चेंज होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिजिड पर्सनैलिटी और आपका एटीट्यूड रिजिड है, आप इसी तरीके से रहना पसंद करते हैं, आप कुछ सीखना नहीं चाहते, तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी फिक्स्ड रहे उस तरीके से। ठीक है। तो सर आपने नॉलेज की बात की थी, तो हम जब भी बात करते हैं नॉलेज की तो दो तरह की नॉलेज होती है। एक डायनेमिक होता है IQ और एक होता है EQ, इमोशनल क्वोशेंट। तो आपको क्या लगता है कि सर UPSC की इंटरव्यू में हमें इमोशनली भी उतने ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, या कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, EQ ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हेल्प करेगा हमारे UPSC के इंटरव्यू में? डेफिनेटली। अभी जो मैं आपको नॉलेज और स्किल और एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंपोनेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के ही हैं। आप डैनियल गोलमैन को यदि आप पढ़ेंगे तो जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो यही सब कहती हैं। अच्छा। कि आपका एक सोशल ओरिएंटेशन कितना है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना इनिशिएटिव लेते हैं, लीडरशिप, आप कितना कोलैबोरेट करते हैं। तो हम अपने आंसर्स के अंदर ये सारी चीजें झलका दें, अच्छा, तो आप जो है डेफिनेटली दूसरों से अच्छा पाएंगे अपने आप को और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी क्वेश्चन आस्क्ड इज एन अपॉर्चुनिटी। ओके मुकुल, पूछो क्यों? अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आपको एक मौका दिया जा रहा है अपने आप को शोकेस करने का कि ये सारी वैल्यूज मेरे अंदर हैं। ओके, एंड दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। बिल्कुल। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा EQ बहुत जरूरी है। EQ हमेशा ही जरूरी होता है, लेकिन EQ कहाँ काम आएगा? जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप पैनल के सामने बैठे, मान लीजिए ऐसा सवाल आता है जो आपको नहीं आता है, तो आप में कैसे इमोशंस आएंगे? क्या फील करोगे आप उस वक्त? आप नर्वस हो जाओगे कि मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू होंगी, नर्वसनेस की वजह से एंजाइटी होनी शुरू होगी। लेकिन अगर आपका EQ हाई होगा तो आप उसको सोचेंगे कि चलो कुछ नहीं होता है, आई विल डू बेटर इन द नेक्स्ट। आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाओगे बेहतर। और अगर आपने कोई एंजाइटी वगैरह को मैनेज करने की टेक्निक सीखी है, तो आप उस वक्त अपनी एंजाइटी को मैनेज कर पाओगे, जिससे कि आपका नेक्स्ट सवाल खराब ना हो। क्योंकि अगर आपका पहला सवाल खराब हो गया और आप नेगेटिव इमोशंस में चले गए, एंशियस हो गए, नर्वस हो गए, तो आपकी थिंकिंग तो वैसे ही खराब हो जाएगी, तो आप सही आंसर अगला वाले का भी खराब कर देंगे। जिसका EQ हाई होगा वो अगला वाले को बेटर मैनेज कर पाएगा और इसको भी हैंडल कर लेगा कि सर आई डू नॉट नो दिस एंड आई विल। बहुत पते की बात कही डॉक्टर पूनम ने। और EQ की जब हम बात करते हैं तो EQ का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं एम्पैथाइजिंग। या तो आप यदि एम्पैथाइज कर रहे हैं लोगों के साथ, यू हैव अ कनेक्ट विद द पीपल। सो व्हेन यू हैव अ कनेक्ट विद द पीपल, तो आप जो है एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। बिल्कुल। आपकी पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, हर जगह पे जो है एक एटीट्यूडनल, एक आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा एस्पेक्ट नजर आएगा। सो EQ तो बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर सब कुछ एनकम्पास हो जाता है बेसिकली। ठीक है। And yes, manage your emotions are very important when it comes to such big occasion. ठीक है। तो सर जब भी हम डेफ भरते हैं, जैसे इस साल भी प्रीलिम्स का अब एग्जाम होने वाला है 25 मई को, तो अभी है ना फॉर्म फिलिंग चल रही है UPSC की। तो इस साल काफ़ी चेंजेस किए हैं, उसमें अभी से ही डेफ भरवा रहे हैं।
जिसमें हर बच्चे को हॉबीज वगैरह सब कुछ अभी भर के देना है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो भी कुछ हम हॉबीज वगैरह भरते हैं, क्या उसका असर हमारा डायरेक्टली इंटरव्यू में पड़ता है? मुकुल जी, डैफ आपकी पर्सनालिटी का एक चिट्ठा है। अच्छा। आप कहाँ से हैं, कौन से बैकग्राउंड से हैं, किस प्रदेश से आते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, कौन से कॉलेज में रहे, क्या आपके ग्रेड्स रहे, आपकी हॉबीज क्या रही, आपके क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, क्या आपने वहाँ पे कोई लीडरशिप रोल किया, क्या आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, क्या आप कहीं ना कहीं गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाला एप्टीट्यूड है कि नहीं, कहीं आपके अंदर कुछ नया क्रिएटिव इनोवेटिव करने का, तो वो सारा डैफ के अंदर आ जाता है। उसके अलावा कि आपने कौन सी प्रेफरेंसेस हैं आपकी सर्विसेज की, वो भी आपकी पर्सनालिटी को एक रूप बताती है। बिल्कुल। सो ये जब आप भरते हैं, सो यू आर ओपन टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। ओके। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप उस प्रदेश के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आपने कॉलेज में क्या किया है, या उस अपने स्कूलिंग और उसके अंदर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज में, वहाँ आपकी लीडरशिप स्किल्स। अब क्या होता है, लोग अपने आप अपने मर्जी से भर देते हैं कुछ भी पार्टिसिपेट किया या वो, लेकिन एक्चुअली व्हेन दे आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, वहाँ जो है हालत खराब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने वो एक लीडरशिप रोल किया, आप सेक्रेटरी थे वहाँ पे, क्या लीडरशिप रोल किया आपने, क्या नया किया, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमने वो मैनेज किया था, बट मैनेजिंग इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज समथिंग वेरी बिग। आपने इंस्पायर किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड रहा, आपका कोई विजन था, फिर वो सवाल पूछ लेते हैं मैनेजर और लीडर के बीच में क्या फर्क है। सो यदि कोई कुछ भी आप भरते हैं तो उसके आगे पीछे का सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड आई थिंक इफ वी इंट्रोस्पेक्ट वी विल फाइंड कि हमारे अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो चीजें जो है वो झलकाना चाहिए हमें। ठीक है। अपने बारे में सोचना और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं वो भी एक झलक नजर आती है उसके अंदर। ठीक है। और जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है सर। लाइक मैंने बहुत सारों का देखा है कि पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट मैचेस ऑफ स्कूल हाउस टीम्स। अच्छा। दिस इज एन अचीवमेंट। दैट्स अब यदि उस बंदे से पूछा जाए तो उसने बहुत सारी चीजें करी होंगी, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा है। सेल्फ डिस्क्लोजर या सेल्फ प्रोजेक्शन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा इसके अंदर। बिल्कुल सर। जो लोग बहुत स्ट्रैटेजिक होते हैं ना, वो डैफ की तैयारी 12वीं से ही करने लग जाते हैं। अच्छा। वो जो है एनएसएस में उनका जो है अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, एनसीसी में चले जाते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे फोरम्स में जुड़ते हैं जहाँ पे डिबेटिंग हो रही होती है। तो वो अपने आप अपना डैफ पहले से तैयार कर रहे होते हैं। और जो स्ट्रैटेजिक और प्रोसेस ड्रिवन नहीं होते, वो जो है जब एग्जाम दे रहे होते हैं उससे पहले 4 घंटे लगाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ फॉर्म्स देखे अभी जो बच्चे मेंस क्लियर कर चुके हैं। अच्छा। जिनके हम मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे। उन्होंने अपनी हॉबीज में लिखा था वॉचिंग वेब सीरीज। नाउ इमेजिन वेब सीरीज में आप क्या देख रहे हो। पहली चीज तो ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। फिर उनसे उस चीज के ऊपर ज्यादा सवाल एक्चुअली नहीं पूछ सकते, बट इफ समबडी वांट्स टू आस्क कि आप उसमें क्या कंटेंट देखते हो, क्या देखते हो, ऐसी चीजों में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू खराब हो जाता है। या कोई ये कहता है कि मैं सोशल इश्यूज पे मूवीज देखता हूँ, तो चलो ठीक है सोशल इशू, उसके ऊपर जब आपसे कोई पूछेगा भाई कौन सा सोशल इशू है, क्या देखा, तो एक ऐसी खराब सी मूवी का नाम दे देंगे या कुछ इस तरीके से, जिससे कि उनका इंटरव्यू फिर खराब हो जाता है। अच्छा। तो वन शुड अवॉइड पुटिंग सच थिंग्स। ऐसी चीजें ना लिखें जो बाद में आप डिफेंड, मतलब जैसे आपने कहा कि अगर इंटरव्यू फॉर्म भरते वक्त आप इतने कैजुअल हो कि आपको यही नहीं पता आपको क्या लिखना है, थोड़ा सोच के लिखिए। और आप पूरा फॉर्म भरते भरते जब लास्ट में हॉबीज पे आते हो आप थक चुके होते हो, आपको लगता है कि जल्दी से कुछ भी डाल देता हूँ, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, बट एवरीथिंग यू पुट देयर इज, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे किसी ने लिखा कि मैं मिलिट्री वॉरफेयर का वो करता हूँ, मशीन्स का वो करता हूँ, तो स्टडी करता हूँ, इंटरेस्ट है मेरा, तो वी विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट, पीपल विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट। तो सर ने और मैम ने ना काफी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो भी आप उसमें फिल कर रहे हैं अपने डैफ में, वो काफी क्रूशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस सर। कुछ और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। देखिए आपकी जो भी हॉबी है, चाहे वो लाइट इंडियन म्यूजिक भी लिख देते हैं, अच्छा, वेब सीरीज, दैट्स ओके, लेकिन आपको उसको सब्सटेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है। और
जो है उनसे अब अगला सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि यदि आपको कोई वेब सीरीज बनानी है तो आप किस सब्जेक्ट पे बनाएंगे या क्या आपका कंटेंट रहेगा। सो इस तरीके के वो क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर ने बोला कि जो भी कुछ आप हॉबीज वगैरह कुछ भी आप उसमें डाल रहे हो तो आप उसको डिफेंड कर सको, ऐसा कुछ आपको डालना चाहिए हमेशा। और सर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो जिस चीज़ों पे अक्सर हमें डिबेट देखने को मिलती है वो होती है कि लैंग्वेज, कि कोई हिंदी मीडियम से अगर कोई बच्चा आ रहा है या कोई इंग्लिश मीडियम से बच्चा आ रहा है तो उन दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है इंटरव्यू में भी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, सबको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसके बारे में तो बेफिक्र होकर के जाना चाहिए। मतलब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो जब निकलता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा। जब वो एक प्रोसेस ड्रिवन होता है, जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे थे वो सब लोग ढूंढ रहे हैं। वो एक ऐसा एक कैटलिस्ट ढूंढ रहे हैं जो 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 इन सर्विसेज में आएगा और जो है एक उत्साह के साथ काम करेगा और चीजें और इम्प्रूव होंगी। इवन अगर रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी, तो आपका कोई एक्सपर्ट बैठा होगा जो ट्रांसलेट करेगा, तो ऐसा किसी भी लैंग्वेज का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है इंटरव्यू में। दे आर ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। बाकी एक चीज और है इसके अंदर लैंग्वेजेस की। सम पीपल से दैट इफ यू हैव गुड इंग्लिश, इफ यू हैव गुड कमांड इन ओवर इंग्लिश, so then you will be able to score more. But I have seen people speaking good English getting less marks than people who are just average as far as speaking in English is concerned, small town से आने वाले। होता क्या है कि उसको अपनी भाषा को दिखाने के चक्कर में वो एक ही पॉइंट को जो है वो एक्सपैंड और डिटेलिंग में चला जाता है। और जो छोटे जगह से आया हुआ होता है, जिसको वर्किंग नॉलेज होती है अपनी भाषा की, वो पॉइंट्स पे जाता है, प्रायोरिटीज पे जाता है। ठीक है। और उससे जो है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव जो आंसर में जो चीज चाहिए वो चीज नजर आती है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सर ने काफी बड़ी बात कही है कि आपका लैंग्वेज मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्सप्रेस कैसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो किस तरह से मार्किंग करते हैं, कुछ आप इसके बारे में आइडिया दोगे? देखिए, इसका कोई कहीं कोई रिटन कोई ऐसा कोई मतलब कोई रूल्स और वैसा नहीं है। मतलब जितने आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपसे सवाल पूछते हैं और आपका जो बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, ऑफ कोर्स ही स्टार्ट्स द होल कन्वर्सेशन। और वो उन लोगों के जो भी इनपुट्स आते हैं, जब आपका पूरा इंटरव्यू हो गया, उनसे फिर पूछा जाता है कि कैसा उसने किया है। फिर उनके जो इनपुट्स होते हैं और अपना जो इनपुट होता है जो चेयरमैन का, उसके मिला करके वो फिर एक मार्क्स देता है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए सरकार में जब हम एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसीज व्हिच आर सीन इन द जूनियर ऑफिसर्स। जब भरते हैं ना उसके रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर्स जो भी होते हैं, तो उसके बाद लास्ट में एक पेन पिक्चर करके एक कॉलम होता है। अच्छा। पेन पिक्चर बताते हैं कि he is an asset to the organization and he's a role model in his section and he takes up challenging job, ऐसे करके कुछ एक वो देते हैं और लास्ट में उसको मार्क्स दिए जाते हैं। ओके। मुझे लगता है कि जो चेयरमैन जो है वो भी एक पेन पिक्चर बनाता है। ओके। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसी है, ओके, इसकी टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस कैसी है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता है, और इसका सोशल अवेयरनेस कितना है, और ज्यादा मतलब जो इंटरनेशनल अवेयरनेस का वो कितना है, उसका अवेयरनेस कैसा है, प्लस क्या वो इंक्लूसिव है अपनी अप्रोच में। ओके। तो ये सारी चीजें उन्होंने 5-6 पैरामीटर्स बना रखे होते हैं और उसके हिसाब से एक पेन पिक्चर बनाते हैं और फिर जो है वो मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रिलियंट कैंडिडेट बहुत अच्छा कर रहा है, सब चीजें बता रहा है, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक और वो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसकी भाषा के अंदर ऐसा लगता है कि वो इंक्लूसिव नहीं है, मैं ज्यादा कर रहा है। ओके। वो उसके एक पर्सनालिटी का एक अजीब सा हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पेन पिक्चर बनाते हैं, फिर वो मार्किंग देते हैं। और बस कई बार जैसे सर ऐसा बोला जाता है कि कुछ पर्टिकुलर बोर्ड्स काफ़ी हाई स्कोरिंग देते हैं बच्चों को और कुछ बोर्ड्स काफ़ी कम मार्क्स देते हैं, तो इसमें कितनी रियलिटी है?
देखिए मुकुल जी, यदि आप सीरियस कैंडिडेट है ना, बिल्कुल, तो आपको इन सब मुद्दों में पढ़ना ही नहीं चाहिए. ठीक है. यू शुड एक्सेप्ट वॉट एवर बोर्ड इज कमिंग. ओके. और अपनी तैयारी अच्छे से करिए. और ये मान के चलिए कि सब बिल्कुल रैशनल, और आपके जो जितना भी आप जैसा आंसर कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका एक मार्किंग जो है आपको दी जा रही है. हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि जितने आपके बोर्ड्स हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो उसके हिसाब से आप उनके पर्सपेक्टिव को देखते हुए अपने आप का कुछ चेंज कर सकते हैं. Okay. So that could be an interesting thing. That could be an innovative thing. Actually, this must be. I'm saying a big statement, but Okay. this can be pretty interesting, innovative aspect of answering question. तो सर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम तक एग्ज़ाम देते हैं पर उनका एग्ज़ाम स्टार्टिंग में निकल नहीं पाता. जैसे कभी वो प्रीलिम्स में रुक जाते हैं, कभी वो मेंस में रुक जाते हैं. तो हम मान के चलते हैं कि वो 4th या 5th अटेम्प्ट में अपने इंटरव्यू में जाते हैं. तो क्या जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता है तो उनके प्रीवियस मार्क्स भी डिसाइडिंग फैक्टर रोल प्ले करते हैं? देखिए, जो फ्रेश कैंडिडेट होता है उसको डेफिनेटली एक वेटेज मिलता ही है. ओके. क्योंकि जब ये स्कीम मतलब जब ये सिविल सर्विसेज की जब स्थापना हुई थी तो ये बोला गया था कैच देम यंग वाला एक कॉन्सेप्ट था. ओके. तो वो तो एक एडेड एडवांटेज होता ही है. लेकिन यदि आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, उसके बाद में इंटरव्यू पे आ रहे हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग गुड, सो नथिंग रॉन्ग इन इट. दे वांट क्वालिटी पीपल एक्चुअली. ओके. सो इन सब मुद्दों पे जाना ही नहीं चाहिए. अपनी तैयारी करिए, अपनी पर्सनालिटी को निखारिए और आगे बढ़ते रहिए. ठीक है. If I say that if you over analyze things ना, आप ज्यादा एनालाइज करेंगे ना, आप अपने लिए मेंटल ट्रैप्स बना लेंगे. आप अपने आप को एक बाउंड्रीज में रख लेंगे कि नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसे मेरे को रोका जा सकता है, वैसे. आपको ये नहीं. आपने देखा होगा एक बार ही किसी का अटेम्प्ट में वो 200-300 पॉइंट्स रैंक पे होता है एंड सडनली द पर्सन जंप्स टू लाइक 10th रैंक और 15th रैंक. तो ये जंप और ये डिफरेंस इसीलिए आता है कि एवरी टाइम देयर इज अ फ्रेश असेसमेंट. तो आपको इस चीज में घुसना नहीं है. जैसे सर ने कहा, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए इस थॉट पर. चाहे वो आप खुद ही हैं जिसने आप 2 बार दे चुके, तीसरी बार जा रहे हैं, लेकिन इस बारी टेक इट एज अ फ्रेश स्टार्ट, टेक इट एज अ फ्रेश विद अ पॉजिटिव माइंडसेट और अपना आप जाके इंटरव्यू दीजिए. इसका कोई असेसमेंट पिछले से करेक्शन नहीं होता है. दैट इज व्हाई पीपल स्कोर डिफरेंटली. ठीक है मैम, एक क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो यूपीएससी की जर्नी है ना, ये काफ़ी एग्जॉस्टिव रहती है. इसमें बच्चा पूरा 1 से 1.5 साल लगाता है एक अटेम्प्ट के लिए, और अगर बाई चांस वो किसी भी स्टेप पे रुक जाते हैं, मान के चलते हो प्रीलिम्स में रुक गया या मेंस में रुक गया, उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है. तो अपने माइंड सेट को किस तरह से सेट करे ताकि ये जर्नी उसके लिए इजी रह सके? मुकुल, पहले तो आपको ये डिसाइड करना आप कितने सीरियस और पैशनेट हैं इस चीज के लिए. ठीक है. एक असेसमेंट आपको अपनी नॉलेज और स्किल बेस का भी होना चाहिए. रियलिस्टिक असेसमेंट. इट शुड नॉट बी कि जस्ट बिकॉज योर फादर सेड, जस्ट बिकॉज किसी और ने बोला है या मैंने ऐसा सोचा है कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में चाहिए थी या ये चाहिए था, वो इस तरीके से कुछ बच्चे इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इसमें घुस जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट है ना, अगर आप सीरियस हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना तैयारी तो पूरी रखनी है. बिल्कुल. आपको अपना माइंडसेट पे हमेशा काम करते रहना है. आपको अपने एंजाइटीज को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन वगैरह सीखना है. अपने थॉट्स को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है वो सीखना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास प्लान बी होना चाहिए. आपके पास कुछ और बैकअप प्लान होना चाहिए. देखिए, हर किसी का, लाखों बच्चे बैठते हैं, हर किसी का नहीं होता है. बहुत बारी इतने अटेम्प्ट देके भी नहीं होता है लोगों का. उसके बाद क्या करना है? सो व्हेनेवर यू हैव अ प्लान बी, यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन कि भाई मेरे बाद ये नहीं तो मेरे पास ये तो है एटलीस्ट, और इसके बाद मैं ये करूंगा. आप इस तरीके से सोचिए कि आपका तैयारी का लेवल इतना अच्छा होगा अगर, तो आप यूपीएससी नहीं क्रैक करेंगे, कुछ और यूपीएससी का एग्जाम और भी लेती है यूपीएससी और दूसरे सर्विसेज हैं, आप उनमें इजीली क्रैक कर जाएंगे. तो इसलिए इस माइंडसेट से नहीं चलिएगा. जो प्रॉब्लम लोगों के पास होती है, बच्चों के पास होती है, वो ये होता है, वो सोचते हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, यही मेरा टारगेट, इसके अलावा कुछ नहीं. बहुत लोग अपने घर वालों को, उनके घर वाले भी अपने गांव वालों को इस तरीके से बोल के बैठे होते हैं कि मेरा बेटा तो कलेक्टर बनेगा या ऐसा होगा, और इनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके बाद ये फेलियर सह नहीं पाते हैं. बिल्कुल. तब वहां प्रॉब्लम आती है. लेकिन अगर आप ये सोच के रखें कि ये नहीं तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है, ये नहीं तो सेकंड सर्विसेज ये है, प्लान बी मेरा ये, तब आपको इतनी समस्या नहीं होगी. पर मैम, आपको नहीं लगता कि जब इंसान प्लान बी सोच लेता है
तो वो ऑलरेडी एक सेफ जोन में जा रहा है, वो अपनी पूरी एनर्जी उस पर डालेगा ही नहीं यूपीएससी पे। नहीं देखिए, जब आपने कहा ना पहली बारी 1.5 साल लगता है, जब आप पहली बारी एक शिद्दत से उसके ऊपर तैयारी करेंगे, आप 1.5 साल लगाएंगे अपना, तो आपको एक इवैल्यूएशन तो हो जाएगा कि किसका लेवल, एग्जाम का लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है और मुझे क्या करना है। प्लस आप उस वक्त ही बेस्ट टाइम होता है, उसी वक्त आप गाइडेंस लेना शुरू कीजिए कि मुझे और क्या क्या सर्विस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा प्लान बी रहेगा तो आप प्लान ए खराब करेंगे अपना, ऐसा नहीं होता है। आप प्लान ए पे अगर आप सीरियसली काम करेंगे, प्लान बी जस्ट गिव्स यू दैट सेफ जोन कि इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन आई एम स्टिल इन अ सेफ जोन। तो वो जो आपका जो क्या बोलते हैं जिसको दिल टूटना हो वाला सिचुएशन जो होगा वो नहीं आएगा। अच्छा, यू विल ऑलवेज बी इन अ कंफर्टेबल जोन। मुझे नहीं लगता वो चीज मैटर करती कि मेरा प्लान बी रखा है। आप 1.5 साल जो आप कह रहे हैं, आप उसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अपनी स्किल असेसमेंट कीजिए कि अब मेरा क्या लेवल है, मैंने कितना सीखा, मैंने क्या किया, मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये सबको असेसमेंट। आधे लोग तो ऐसे ही बैठे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स जो बस अपने घर से पैसा लेने के लिए पीजीज में बैठे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, उनको नहीं पता है। एंड ऐसे लोगों को तो ऑब्वियसली प्लान बी रखना चाहिए। पर सर मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, एक लड़का क्यों मोटिवेटेड होता है सिविल सर्विसेज देने का, उसके 2 रीजंस हैं। ठीक है, एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर ये है कि सोसाइटी में बोला जाता है कि ये करना है, पेरेंट्स कहते हैं या गर्लफ्रेंड ने कह दिया, वो पुश फैक्टर हुआ एक। ठीक है, करना है इसलिए क्योंकि भैया कुछ दिखाना है इनको, ये करना है। पुल फैक्टर ये हुआ कि वो आपको खींच रही है वो पोजीशन, मतलब कि मुझे जो है मोटिवेशन ये कि मुझे एक सोशल चेंज का एक एजेंट बनना है। बिल्कुल, मैं एक डेवलपमेंट चाहता हूँ, मैं एक समाज और देश के विकास में काम करना चाहता हूँ, पॉलिसीज के अंदर, मतलब मैं एक ऐसा स्ट्रेटेजिक काम करूंगा जिससे कि पूरा जो आपका जो इकोसिस्टम है उसके अंदर कुछ बदलाव आए, सबके लिए बेहतर हो। तो पुल फैक्टर जो आदमी पुल फैक्टर के साथ काम करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो पुल फैक्टर जानने के लिए हर कैंडिडेट को अपने से सवाल पूछना चाहिए, व्हाई। ओके, इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग यू विल बी हाईली मोटिवेटेड। ओके, इफ योर व्हाई इज नॉट क्लियर तो आप बीच में ही, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो ट्रेन जो है वो डिरेल होने वाली है। बिल्कुल, तो व्हाई पे काम करना है। और ये व्हाई एक इतना प्यारा शब्द है ना कि आप इंटरव्यू में भी कोई भी सवाल जब पूछते हैं तो जब आप बाद में एनालाइज कर रहे होते हैं, जैसे मॉक्स कर रहे होते हैं, तो कैंडिडेट को अपने से ही पूछना चाहिए कि व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू दे वांट टू नो अबाउट मी। बिल्कुल, तब आप देखोगे कि वो इस क्वेश्चन के अंदर मेरी ये चीजें जानना चाह रहे हैं। यदि ये आपको पता चल जाएगा तो आप उसी तरीके से आंसर करेंगे। बिल्कुल, सो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल प्रोसेस। ठीक है सर, जैसे मैंने मैम से बात की थी कि मैम ने बोला कि आपका प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, पर सर कई बार मैंने ऐसे देखा है कि इस जर्नी में कि जो बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट थे, जिनको हमें भी लगता था कि वो कर जाएंगे क्योंकि उनकी मेंस आंसर राइटिंग अच्छी है, उनके प्रीलिम्स में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्हीं का नहीं हो पाता है। बट कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो काफ़ी एवरेज रहता है मार्क्स में भी और मतलब लाइफ में भी, वो निकाल जाते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो दोनों स्टूडेंट्स को अलग करता है? देखिए, वो मार्क्स अच्छे ला रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो स्किल और एटीट्यूड वाला जो एस्पेक्ट है वो भी कवर कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, और बहुत सारा लक फैक्टर भी होता है इसके अंदर। तो आप इसको कोई जनरलाइज नहीं कर सकते किसी चीज को। ठीक है, कि प्लान ए प्लान बी, कई लोगों के प्लान बी वाले सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई प्लान ए वाले जो है फेल हो जाते हैं। सो दोनों प्लान्स वाले जो है सक्सेसफुल लोग मिलेंगे आपको। आई थिंक वी मस्ट वर्क ऑन बाय। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन जो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एक एस्पिरेंट को जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए जर्नी में? ये बहुत आपने एक स्ट्रैटेजिक बात पूछी है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना मोटिवेटेड हैं। ओके, कितने दिन तक आपके अंदर परसिवरेंस कितनी है, कितने दिन तक आपका सपोर्ट सिस्टम रहेगा। आपको एक सही मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है उसका। और ये भी जरूर देखना है कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है।
ठीक है। यदि आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि वी कीप ऑन रिपीटिंग द मिस्टेक्स, सो व्हाट हैव वी लर्नड ऑन डूइंग दोस मिस्टेक्स। ठीक है। तो कुछ लोग इतने उनका एक क्या बढ़िया अप्रोच होता है लाइफ का कि कुछ भी गलत, मतलब कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हुआ उनके हिसाब से, तो वो ये नहीं कहते कि सिस्टम खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वो ये जरूर देखते हैं कि यार मैं क्या करूं, बिल्कुल, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। वो लोग जो है हर एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और उनका ग्राफ इंक्रीमेंटल होता है। और यदि आपका इंक्रीमेंटल है, आपके अंदर पैशन है और आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, तो आपको जरूर आगे जाना चाहिए। मे बी 6-7 अटेम्प्ट्स। ठीक है। और तो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो 2 अटेम्प्ट देते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंडिविजुअल भी है। ठीक है। और आपके पास कितने ऑप्शंस भी हैं, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है सर, जैसे हम काफी बार सुनते हैं कि जब भी इंटरव्यूज होते हैं उससे पहले मॉक इंटरव्यूज काफी सारे कोचिंग सेंटर्स करवाते हैं, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बेसिस पे कि जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं और जो रियल इंटरव्यू होते हैं जो यूपीएससी लेता है, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है? हाँ, आई वुड से देयर इज अ सटल डिफरेंस। ओके। जो रियल इंटरव्यू होता है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। ओके। दे मेक यू कंफर्टेबल एक्चुअली, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आपका रियल जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने नहीं आएगी। ठीक है। सो दे मेक यू कंफर्टेबल। और बहुत सारे मॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि दे आर टफ, दे आर ओवर एनालाइजिंग। सो वो वाला एस्पेक्ट जो है वो उसको जो है वो पूरे प्रोसेस को थोड़ा हल्का कर देता है। तो इसलिए जिन मॉक्स के अंदर आपका सपोर्टिव आपकी जो पैनलिस्ट हैं आपके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हैं, वो मॉक्स जो होते हैं वो कुछ हद तक यूपीएससी के जो रियल इंटरव्यूज होते हैं उससे मिलते जुलते होते हैं। ओके। बट दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों किया, कैसे किया, क्या है। ये एक अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है कि आपको दे विल मेक यू अनकंफर्टेबल, अननर्व यू। मैंने तो बहुत कम ऐसे इंसिडेंट देखे जहां पे ऐसे आपको अनकंफर्टेबल किया जाता है, और कभी कभी कैंडिडेट खुद ही जो है उसके अंदर फंस जाता है। ओके। या ठीक है। और सर जो एक चीज मैं और जानना चाहूँगा आपसे इससे, जैसा आपने बताया कि जो यूपीएससी में जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें वो जो बॉडी और जो आई कांटेक्ट है वो किस तरह से वो डिकोड करते हैं। कहते हैं ना कि सुनने में भी आता है कई बार कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं। तो क्या इन चीज़ों पे भी वो ध्यान देते हैं कि उसकी कुछ बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रही है, या वो जैसे कई बार कोई एस्पिरेंट झूठ बोल रहा है, जैसे कहते हैं ना कि हमारी आईलैशेस ऊपर हो जाते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं कि हम पकड़ सकते हैं, तो क्या ये चीज़ें भी वो देखते हैं? देखिए, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप केवल बोलना ही आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है। आपके जेस्चर्स हो गए, आपकी आई कांटेक्ट होगी, आपकी नॉडिंग होगी, ये सारी चीजें मिलकर के एक मैसेज आपका जाता है। ठीक है। और यदि इन सब के अंदर एक समन्वय नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तब जो है लगता है कि कहीं ना कहीं मैसेज के अंदर कुछ इशू है। राइट। तो अब आपका जैसे आई कांटेक्ट है, अब आप आई कांटेक्ट में आप बोल रहे हैं वहां पे और देख कहीं और रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी झलकाता है। राइट। आपके अंदर कन्विक्शन की कमी नजर आती है। तो ये इससे एक डेफिनेटली एक फर्क पड़ता है। उनके मार्क्स पे कम उनको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। प्लस जैसे झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने में आपने सही कहा, आईलैशेस की बात कर रहे हैं, कभी हाथ यहाँ आ जाएगा, कभी बालों पे चला जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही हो जाती हैं। बिल्कुल। बट आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया और आप देखिए कि उनकी आंसरिंग एबिलिटीज बदल गई। ओके। अभी इसी बार एक नेशनल टॉपर वो आए मेरे पास, एक लड़का, उसको मैं पर्सनल गाइड कर रहा था। हमारे जानकार का है। सो उसका बहुत अच्छा जा रहा था। तो सारे मॉक्स में उनको बताया गया कि बेटे ऐसा है, आपका
आप जो बोल रहे हो ना तो बड़े वीजल वर्ड्स लग रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जो है बड़े कन्विक्शन के साथ नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर असर्टिवनेस नहीं है। तो इस पे आप काम करिए, आपको थोड़ा बोल्ड लगना चाहिए। आप आईपीएस बनेंगे या ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपके अंदर कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उसने कहा कि सर मैं कैसे करूं मैं हूं ही ऐसा। तो अब ये बात बड़ी एक चैलेंजिंग थी। तो हम ऐसी कन्वर्सेशन में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने कहा कि अच्छा बेटे ऐसा करते हैं, तुम थोड़ा सा बैठने का अपना तरीका ठीक करो। ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठा दिया, नेक को थोड़ा स्ट्रेट करो। ठीक है। राइट, एंड एक्सपैंड योर चेस्ट। राइट, फिर मैंने उससे 1-2 सवाल पूछे। असर्टिवनेस अपने आप आने लगी। ओके। उसके बोल में जो है वो एक अथॉरिटी भी आने लगी, बोल्डनेस भी आने लगी। सो जो आप बोल रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज है, दोनों के बीच में एक जबरदस्त सिंक्रोनाइजेशन होता है। ओके। तो यदि आप दोनों एस्पेक्ट्स को यदि देख करके चलते हैं तो एक बड़ा बढ़िया एक आंसर मिल सकता है। आई वुड रिकमेंड ए बुक, ये एलन पीज बारबरा, उनकी है एक किताब, उसका नाम है बॉडी लैंग्वेज एट वर्क प्लेस। ओके। सो आई कांटेक्ट के बारे में वो जनरल कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गेजिंग। ओके। वन इज बिजनेस गेज, जिसमें आप ये टेंपल का बीच में और ये देखते हैं, इधर आप देखेंगे। ठीक है। सो बिजनेस गेज का मतलब ये है कि जब आप बहुत कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं और एक अथॉरिटी, और आप बहुत जोशीले और इमोशन के साथ पैशनेटली कह रहे हैं, तो आप ये यूज करते हैं और बड़ा कन्विंसिंग लगता है। बट everywhere this is not going to help. So there is another gazing which is these eyes and lips. This is called social gaze. Okay. यहाँ पे आप थोड़ा नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आप रिलेशनशिप बिल्ड करके बढ़ते हैं। Okay. और एक होता है इंटीमेट गेज, जिसमें ये आंख और बॉडी, ये आपका फीट, उधर एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है। ये जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, वो लोग जो है वो इस गेजिंग को करते हैं। कहीं पे भी गलत गेजिंग कर दी तो गलत मैसेज चला जाता है। ठीक है। Pretty interesting actually. So body language is a wonderful thing. ओके। तो मैम, जैसे सर ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है, तो क्या अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस है तो क्या वो एक, हम कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है इंटरव्यू में? डेफिनेटली। जैसे लैंग्वेज की बात कर, बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल तभी होती है जब हम कंफर्टेबल होते हैं, और हम कंफर्टेबल तब होंगे जब हम कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल। ठीक है। जो आपने मॉक इंटरव्यूज की बात की, आप मॉक इंटरव्यूज का असली मकसद ये नहीं है कि आपको कुछ सिखा देंगे वो वहां पे। मॉक इंटरव्यू का बेसिकली मकसद ये है कि जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है ना, 5 लोगों के सामने आप इवैल्यूएशन की चेयर पे बैठे हैं, हॉट सीट पे बैठे हुए हैं, तो 5 लोग आपको देखे जा रहे हैं, 10 आंखें हैं जो आपको कंटिन्यूअसली देख रही है। तो आप सिचुएशन को आपको कंफर्टेबल बना रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन झेलना आ जाए। ऐसा नहीं है कि देखो, मेंस क्लियर करने वाला नॉलेजेबल तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं बची हमारी। लेकिन जब वो इंसान वहां सामने बैठा है, क्या वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को झेल पाता है कि नहीं पाता है, जिसे हमने ईक्यू की बात की थी, वो टेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो अक्सर आप देखोगे जो बच्चा बैठेगा वो ऐसे करके बैठ जाएगा। वहाँ पे किसी ने बोला हुआ है बच्चों को कि ज्यादा हाथ नहीं हिलाना है, ज्यादा हाथ हिलाने से पैनल नाराज हो जाता है, कि वो ऑफेंड हो जाता है कि ज्यादा हाथ हिलाने, जैसे हम लोग बात करते हुए हिलाते हैं, ये नहीं करना है। तो ठीक है, ज्यादा हाथ हिलाना अच्छी बात भी नहीं है, बट ऐसे में क्या हुआ कि बच्चे स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे करके बैठना शुरू करते हैं, बिल्कुल हाथ अपना ऐसे बोलते हैं कि आप यू हैव टू सिट लाइक दिस। हाँ, तो ऐसे में थोड़ा कंफर्टेबल, लेकिन ऐसे में आप ऐसे नहीं करोगे ना, थोड़ा सा ये तो आपको नीचे रखना ही पड़ेगा ना, आपका आर्म आपको फोल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। तो जब आप ऐसे बैठते हो, जब आप अपना बैक, लोअर बैक अपनी चेयर के साथ टच करते हो, अपनी शोल्डर्स पीछे करते हो, तो आपकी जो वेगस नर्व होती है ना, वो शांत हो जाती है। जो एंजाइटी प्रोवोकिंग होती है ना, जैसे आप कोने पे बैठे हैं, आप थोड़ा शोल्डर्स ऐसे करके बैठोगे, आप हाथ टाइट करके बैठोगे, आपकी वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी, वो आपको अलर्ट करती रहेगी कि कुछ डेंजर है, कुछ डेंजर है। जब आप आराम से बैठेंगे, पीछे बैक को टच कर देंगे चेयर के साथ, आप ग्राउंडेड फील करेंगे, आपको अंदर से शांति मिलेगी, एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग। तो कॉन्फिडेंस, अच्छा खासा कॉन्फिडेंट पर्सन भी वहां जाके थोड़ा सा शेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 5 लोग एकदम से बैठे हैं, इवैल्यूएटिव सिचुएशन, आप टेस्ट एंजाइटी जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है आपको वहां बैठ के, कह रहे मेरे से पूछने वाले सवाल।
तो होता है, लेकिन जब आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो आप ये चीजें इसको इस सिचुएशंस के यूज्ड हो जाते हैं, इट्स लाइक एक्सपोजर थेरेपी, वो हो रही है आपके साथ, ये ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो वो आपकी नेचुरलनेस को भी बिगाड़ देंगे। यू आर अ पर्सन, अल्टीमेटली वो एक पर्सन को इवेल्युएट कर रहे हैं, एक मशीन को इवेल्युएट नहीं कर रहे जो ऐसे जाकर बैठ के खटखट जवाब देगी। तो आपको ये भी देखना है कि आप ज्यादा मॉक इंटरव्यूज ना दें, ज्यादा लोगों से सुने ना कि ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसे ग्रीट करना है। ज्यादा करेंगे तो आप बेसिक मैनरिज्म जो है वो आप सीख लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आप अपने एटीट्यूड पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके डेफ पे काम कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे सर ने बताया था बेसिकली कि आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और जैसे हम देखते हैं कि जितने भी कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं वो कहते हैं आपको इस तरह से बैठना है, ठीक है, वो तो एक बेसिक मैनरिज्म हो सकती है, हम बोल सकते हैं क्या है। बट सर मैम, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा नेचुरल जो मेरी मूवमेंट्स हैं वो नेचुरली चल रही है, ताकि मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं कहते हैं कि हैंड मूवमेंट आप नहीं कर सकते, तो आपको ये नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड मूवमेंट, कंट्रोल्ड वे में आपसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं? क्योंकि इंटरव्यू का मतलब तो वो यही होना चाहिए ना कि ऑलरेडी आपने जैसे बताया कि मेंस में उन्होंने हमारी नॉलेज चेक करनी थी, वो कर चुके। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब यही होता है कि वो ये देखना चाहता है कि आप सिचुएशन में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल। तो मुकुल, आपको ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ये एक दोस्त वाली सिचुएशन तो नहीं, कैजुअल तो नहीं, अरे यहाँ कैसे ऐसे तो बात नहीं करेंगे ना। हाँ। तो है तो फॉर्मल सिचुएशन नहीं। तो जब आप ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आपको ये डिटरमिन करना है कि भाई मेरे अगर हैंड मूवमेंट्स में क्रॉस करूंगा अपनी बॉडी को, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर अ प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन, इट डज नॉट शो गुड एटीट्यूड। तो आपको अगर बात करनी है, आप अपने जहाँ पे आपने कहा अपने बॉयज है तो यूजुअली थाइस पे रखते हैं, गर्ल्स है तो आगे क्रॉस करके रख लेते हैं अपने लैप पे। तो अगर आप उठाते हैं हाथ, थोड़ा बहुत आप उठा सकते हो आप बात करने में, क्योंकि ये शो करता है कि आपका नेचुरल एक्सप्रेशन है। बट अगर आप ज्यादा, जो आपकी बात सही है, लेकिन हमको ये भी डिफरेंशिएट करना है, इट इज नॉट अ सोशल सिचुएशन, इट इज अ प्रोफेशनल सिचुएशन। आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी बॉडी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों से ऐसे करके, क्योंकि ये शो करता है एग्रेशन, ये शो करता है कि एक बस ये जैसे तू तड़ाक करने से रुक रहा है बस। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी पैनलिस्ट को। तो वो कंट्रोल होना चाहिए हमारे अंदर। वेरी राइटली सेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है और रियल लाइफ सिचुएशन में तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली। हाँ सर, जैसे वो नेचुरल होगा। एग्जांपल देती हूँ, अभी मैं एक लड़की का इंटरव्यू ले रही थी, ऐसे मॉक में ही ले रहे थे। तो बच्ची बड़ी शांत सी दिख रही थी, बड़ी आराम से बैठी बात कर रही थी, और मैंने उसको कोई सिचुएशन का एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप क्या करेंगे। तो उसने मुझे कुछ आंसर दिया। जैसे उसने कुछ आंसर दिया, मैंने कहा अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसा होता है। एंड देन शी स्टार्टेड, अरे मैम ऐसे ही तो करेंगे। एंड देन शी, तो दैट शोज कि आपने अभी तक आप रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल में थे। जैसे ही मैंने आपको काउंटर क्वेश्चन किया एक सोशल सिचुएशन पे, आपने लूज कर दिया अपने नेचुरल सेल्फ को। तो वो थोड़ा शॉकिंग था सब पैनलिस्ट के लिए कि ये क्या हुआ। तो ऐसी चीजें भी होती है। अच्छा। एंड समटाइम्स दे विल गिव यू सिचुएशन टेस्ट टू गेट दैट आउट ऑफ यू कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। ओके, तो मैम ये तो काफ़ी आपने ये कह सकते क्रूशियल बात बताई है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो एक्सप्रेशन है उनको भी कंट्रोल करके अपनी चीज़ें समझा सके, मैनेज करना सके ना। हाँ, कि अपने मैनेज कर सके चीज़ें और बता सके। तो मैम जैसे इंटरव्यू बोर्ड होता है, उसमें मेंबर्स होते हैं जैसे 6 से 7, तो वो कौन कौन से मेंबर होते हैं, कुछ आप बताओगे कि कौन कौन से फील्ड से होते हैं? बैकग्राउंड आपका आईएएस से हो सकते हैं, पुलिस सर्विसेज से हो सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज से, आपके डिफेंस सर्विसेज से होते हैं। अच्छा। आपके एकेडमिशियंस भी होते हैं, रेवेन्यू, सो वास्ट मतलब काफी डाइवर्स फील्ड से होते हैं। ठीक है सर, जैसे आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और आपकी लाइफ काफ़ी हेक्टिक रहती है, पर आप तब भी अपने पर्सनल बेसिस पे बच्चों को कभी कभार गाइडेंस दे देते हैं हर साल कि भाई किस तरह से करना, कोई भी बच्चा अगर आपके पास होता है तो सर इतने साल से आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं जिस तरह से कि आप जो भी आपके पास आके, जैसे आप कह सकते हो कि रिलेटिव में से आपने बताया कि कोई बच्चा मेरे पास आया था पूछने कि सर मैं किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे मेन इशू बच्चों में आपको क्या देखने को मिली है अभी तक, सबसे मेन चीज? देखिए, इश्यू से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मेंस के बाद मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ओके। ये जो इंटरव्यू की तैयारी जो है ना, वो शुरू से ही चलती रहनी चाहिए। ठीक है। हमें अपने सेल्फ प्रोजेक्शन,
हमारी कम्युनिकेशन, आंसरिंग एबिलिटीज, इस पे हमें काम करते रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे फोरम्स में जाना चाहिए जहाँ पे आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करिए, और ऐसे एसोसिएशंस के साथ जुड़िए जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का निखार होता है, और आप साथ साथ और भी एग्जाम्स वगैरह वो सब, तो एक साइड बाय साइड चलते रहिए। ठीक है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ कि एक बड़ा ही होनहार सा लड़का जिसने अभी इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है, वो बोलता है कि मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग का एक फोरम बनाया है। अच्छा। और जो है एक पब्लिक पार्क में जाकर के लोग आते हैं और हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। ठीक है। और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचिए कितना उसके अंदर वो है, और वो इतना अच्छा बोलता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी वो सिचुएशंस देते हैं। अच्छा। कि यू हैव टू स्पीक विद इन 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, बुलेटेड। सो वो जो है ना इस तरीके से अपने जो है कंपटीशंस वगैरह करते रहते हैं। इसमें मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि हमको 12 घंटे पढ़ना है, 14, 16 कुछ भी ऐसे घंटे पढ़ना है, और हमको एक कमरे में बंद होके बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के इस तरीके के माहौल में नहीं रहना है कंटिन्यूअसली। ज्यादा समय तक आप ऐसे लोनली, विड्रॉल, सोशली विड्रॉल माहौल में रहोगे तो आपकी ये स्किल्स जो है ना ये डेवलप ही नहीं हो पाएंगी। अच्छा। क्योंकि ये बच्चे क्या है, ये 12th के बाद 3 साल डिग्री करके तुरंत ही इसमें बैठ जाता है, या 3rd ईयर से ही बैठना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने उस वक्त, क्योंकि वो छोटा, उस वक्त आप बच्चे ही होते हो, बिल्कुल, आपकी स्किल्स तो सारी डेवलप ही नहीं होती है। तो अगर आप उस वक्त ही अपने आप को एक, जैसे कुएं का मेंढक बोलते हैं, अगर आप अपने आप को बंद कर लिए एक चेम्बर में, सिर्फ पढ़ने लगे, आपकी बाकी स्किल डेवलपमेंट सब खत्म हो जाएगी। तो मुकुल, जो आपका सवाल था, मैं तो उससे पहले वाले में आ गया था। हाँ। कि क्या चीज मैं देख रहा हूँ जो आते हैं उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। एक तो परसिवरेंस की कमी होती है। ठीक है। आजकल उन्हें बिल्कुल क्विक चाहिए होता है, एक आध अटेम्प्ट में हो गया तो हो गया, नहीं तो चले जाते हैं। ठीक है, दैट इज देयर चॉइस। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि वो थोड़ा डेप्थ तक नहीं जाते हैं किसी भी मुद्दे के, और एक इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच होती है। अच्छा। वो मिसिंग है। यानी एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के अंदर क्या तालमेल है, तो उससे प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है। मींस कनेक्ट करना, दोनों से कनेक्ट करना, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओके, वो एक मिसिंग होती है। जैसे एआई इन साइकोलॉजी, तो ये 2 डिसिप्लिन्स का मर्जर हो गया। ठीक है। तो जो मतलब इसको सीरियसली सोचेगा ना, तो वो एक स्ट्रेटजी के साथ चलेगा, चाहे वो कम्युनिकेशन, चाहे वो उसका इमोशनल मैनेजमेंट का हो। अब जहाँ पे देखिए बड़े बड़े सारे जो है इमोशनल डिस्ट्रेसेस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो यहाँ आपको एक हॉबी भी डेवलप करना चाहिए, अपनी फिजिकल रिजीम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यदि हम साथ लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में सर्वांगीण विकास भी हो सकता है। ओके, यूपीएससी की जर्नी में आप कह रहे हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, बट सर जिस हिसाब से आप ये चीजें बोल रहे हो, जब कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट हम जो बोलते हैं, जब वो ऑलरेडी उस जर्नी में है, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, आप स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ आप ये कह सकते हो फैमिली प्रेशर है, ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ जो स्ट्रेस है उसके ऊपर करियर का है कि क्या मेरा हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी बार इस जर्नी में हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो आपको ये नहीं लगता कि सर वो ऑलरेडी इतना हेक्टिक शेड्यूल में है, ऑलरेडी अपनी एनर्जी उस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी हॉबी या कोई एक्स्ट्रा स्किल्स को वो इम्प्रूव कर पाए, या ये सब चीज़ें पहले से स्टार्ट होनी चाहिए? नहीं, हॉबी तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को शुरू में ही किसी ना किसी हॉबी में डालना चाहिए। ठीक है, 5-6 आप ऑप्शंस दीजिए। ठीक है, वो एक टाइम आएगा जो वो बड़े होकर के भी उसको पिकअप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्किल्स होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी छोड़िए, जब आप 40-45 के ऊपर हो जाते हैं तब आप हॉबीज ही आपको जो है आपका मनोबल को ऊपर करती है। तो हॉबी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई किसी लेकिन उसको सीखना भी चाहिए। तो वो चीज आप करके चलेंगे तो बहुत अच्छा है। और यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको फोकसिंग के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आपको केवल 10-15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आप अपनी हॉबी में लगिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप एनर्जाइज्ड महसूस कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं।
हॉबीज। आपका सवाल जिस तरीके से है ना, इसका ऐसा लगता है कि जैसे कह रहे हैं कि हॉबी डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। देखिए देखिए आप पढ़ नहीं सकते ना लगातार, इतनी देर घंटों नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ चाहिए। तो बच्चे, अगर आप पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन पहले से खुद नहीं ढूंढेंगे तो आप नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे, आप ड्रग्स में जाएंगे, स्मोक करेंगे, यहाँ बैठे फालतू बैठेंगे, वहाँ राजेंद्र नगर में आप देखिए जिस तरीके से, तो वो चीज है। तो आपको अगर पॉजिटिव अपने माइंडसेट रखना है तो आपको पहले से ही ये चीज पे प्लान रखना है कि जब मैं नहीं पढ़ रहा तब मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक शब्द होता है इमोशनल स्टिमुलस या हॉबीज जो होती हैं स्टिमुलेंट्स होती हैं। ओके। आप देखिए जो बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं या आपके ड्राइंग बनाने वाले पेंटर्स और जो आर्टिस्ट्स होते हैं, वो कोई ना कोई स्टिमुलेंट के साथ जो होते हैं वो उनको स्टिमुलेट करता है और वो जो है उसको क्रिएशन कर रहे होते हैं। कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आपके आइडियाज आ रहे हैं, बोट में चल रहे हैं तो पता चल रहा है एक तस्वीर उनके दिमाग में बन रही है। तो यू नेवर नो, योर हॉबीज आर गिविंग लॉट ऑफ स्टिमुलस टू यू। बिल्कुल सर। तो ये तो सर काफ़ी आपने अच्छी बात बताई है कि हम अपनी हॉबी को भी डेवलप कर सकते हैं इस जर्नी में। सर जैसा कि मुझे पता है और मैंने देखा भी, आपने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। आपकी क्या ये हॉबी है? मैंने कोई ज्यादा बुक नहीं, मैंने केवल एक ही लिखी है। ठीक है। और दूसरी तीसरी पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। वो क्या है, किस बारे में आप थोड़ा बताओगी? दिस बुक इज कॉल्ड व्हेन द डेजर्ट ब्लूम्स। ओके। एक आईएएस ऑफिसर की कहानी है। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू, ओके, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था और वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी ऑफिशियल लाइफ उन सब से काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसे लग रहा था कि भैया मेरे बस का नहीं है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। ही वाज अ कंप्यूटर इंजीनियर। ओके। तो वो छोड़ छाड़ करके जा रहा था, उससे वही स्टिमुलस मिलता है, उसको मैंने नाम दिया है क्रिएटिव स्टिमुलस। ओके। और उस स्टिमुलस से बेसिकली वो एक विजन बनाता है अपने को आगे बढ़ाने का और उस डिस्ट्रिक्ट को। सो ही कम्स अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया wherein there is a lot of collaboration with students, industry और ये आपके एग्रीकल्चरलिस्ट और लोगों के साथ मिलकर के वो कुछ ऐसा करता है जिससे कि पूरे आपके जो वहाँ जो लोग रहते थे उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और वो इस पूरी जर्नी में एक बड़ी मजेदार चीज सीखता है, क्रिएटिव स्टिमुलाई। ओके। कि उसको हर चीज के अंदर से जो है ना एक स्टिमुलस नजर आता है। तो उसकी वाइफ उसके साथ कुछ पंगा हो गया था तो वाइफ भी छोड़ के चली गई थी। तो एक वो स्टोरी सुनता है किसी गूगल में, किसी प्लेटफॉर्म में, तो वहां उस स्टोरी से वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक मॉडल बनाता है और उसको एनैक्ट करता है और फिर वापस वाइफ को लाता है। एंड अल्टीमेटली ही गेट्स राष्ट्रपति अवार्ड फॉर द वर्क ही डिड फॉर द डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। ओके। तो सर ये बुक अवेलेबल है कहीं पे पढ़नी हो? हाँ, ये Amazon में अवेलेबल है। तो अगर आप लिंक मेरे को भेज सको तो ठीक है, क्योंकि हम उसको ना अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी इंस्पायरिंग लग रही है आपकी ये बुक। ओके। तो ताकि मेरी ऑडियंस भी इसको पढ़ सके। ठीक है। तो सर ये तो काफ़ी इंस्पिरेशनल होता जा रहा है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम अब कहाँ पे आ गए। तो सर जैसे आजकल आपने देखा होगा काफ़ी फिल्म बन रही है जो यूपीएससी पे बेस्ड है, जैसे एस्पिरेंट वगैरह आई थी, जिसमें दिखाया गया कि कैसी एक बंदा एक छोटे सी जगह से निकल के एक आईपीएस बनता है। तो जो ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ के जो यूपीएस है, इन दोनों में मेरे हिसाब से फ़र्क तो काफ़ी होगा। देखिए वो क्रिएटिव कंटेंट के लिए तो कुछ डेफिनेटली करते ही होंगे, बट द कोर is definitely a real story actually. Okay. This is pretty remarkable, and the people who have come out of this particular situation and risen to a great height, hats off to them actually. They are real role models for all of us. Okay. और सर कोई बच्चा अब अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है यूपीएससी की, तो आप उनको कुछ एडवाइस करना चाहोगे? I think work on why. Okay. और एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मैनेजमेंट के इस हमारे कॉन्फ्रेंसेस या इसमें कि एक चाहे सिविल सर्वेंट हो चाहे लीडर हो, उसकी जो इफेक्टिवनेस है या कोई पढ़ भी रहा हो एस्पिरेंट है, उसकी भी इफेक्टिवनेस के लिए एक नारा है। वो नारा ये है, लुक बियॉन्ड। दैट मीन्स वेयर आर यू मूविंग टुवर्ड्स, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, your vision, your future, right? Look beyond.
ओके, लुक अराउंड। ओके, लुक अराउंड मीन्स कि आसपास क्या हो रहा है, आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, लोगों के एग्जांपल्स, रोल मॉडल्स और क्या क्या कैसे हो रहा है, एक अवेयरनेस। लुक बियॉन्ड, लुक अराउंड एंड लुक विद इन। लुक विद इन, विद इन का मतलब ये हुआ क्या मेरे अंदर वो क्षमता है, क्या है क्षमताएं, क्या वीकनेसेस हैं, और यदि मैं इन पे कैसे काम कर सकता हूँ। जैसे मैडम ने कहा था अभी कि एक सही मूल्यांकन करना आदमी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो एस्पिरेंट भी लुक बियॉन्ड, लुक अराउंड, लुक विद इन पे काम करेगा, सो ही विल डेफिनेटली रीच सम गुड प्लेस। ठीक है। और मैम, जैसे आपने बताया था जब हमने बात की थी कि क्या कर सकता है ताकि वो इतनी एग्जॉस्टिव जो जर्नी है उसमें अपने आप को रिलैक्स रख सके, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी थी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बता तो देते हो मैम जैसे, बट वो किसी भी एस्पिरेंट के लिए वो उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा भारी काम होता है उन चीज़ों को। तो ऐसा वो क्या कर सकता है कि वो कम टाइम में कुछ ऐसा चीज़ कर सके ताकि ये जर्नी उसके लिए ईजी रह सके, जैसे मेडिटेशन वगैरह, इन सब पे भी आप कुछ बता सकते हो तो। देखिए, आपको ये तो बड़ा समझना बहुत जरूरी है कि ये जर्नी छोटी जर्नी नहीं है। बिल्कुल। इस जर्नी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बिल्कुल। ये एक लंबे समय की तैयारी है, एक लंबे समय की परसिस्टेंट तैयारी, जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है रोज उसी लेवल पे। तो आप कंसिस्टेंसी के लिए अगर शॉर्टकट्स अपने ऊपर भी सोचेंगे तो वो तो कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने पहले ही बात की, आपके पास कोई हॉबी, कोई पॉजिटिव एड ऑन्स होने चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में, जो आप रोज करेंगे। ऐसे नहीं कि अगर मैंने 1 महीना पढ़ी अब मेरे को एंजाइटी रिड्यूस करने की एक टेक्निक सीखनी चाहिए जो मेरी एक महीने की एंजाइटी रिड्यूस करे, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको अपने ऊपर रोज काम करना है। तो आपके अपने जो भी आप मेडिटेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, आपके अपने सब दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल कंडीशन क्या है, एंड्योरेंस क्या है। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन ही नहीं है, मेंटली स्ट्रांग है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए, तो आप नहीं झेलेंगे उस चीज को। ठीक है। तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप मतलब कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज, रूटीन, वॉक, एक्सरसाइज, ये करना है आपको। इसको चाहे आप डिस्ट्रैक्शन मानिए, चाहे आप इसको टाइम आपका पढ़ाई का टाइम कटने का मानिए, लेकिन अगर आप 10 घंटे में से अगर आप 9 घंटे पढ़ेंगे और 1 घंटा, आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, वो आपका वो 9 घंटा प्रोडक्टिव होगा, रादर देन आप 10 घंटे सिर्फ बैठेंगे जिसमें आपका फोकस अप डाउन चलेगा। ठीक है ना। तो आपको ये बड़ा अपने जो स्टडी टाइम है इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि इसमें रेस्टिंग टाइम भी हो। यू हैव टू पॉज ऑल्सो, यू हैव टू रेस्ट ऑल्सो, गिव योर माइंड, गिव योर ब्रेन द टाइम टू रिकवर। ओके, है ना। आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप उसमें रेस्टिंग टाइम नहीं रखेंगे। ये ब्रेन को, जो नर्वस सिस्टम को, जो मेमोरी को रिस्टोर करने का, मजबूत बनाने का, आपके अंदर संभालने का, उसको इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है उसके लिए समय चाहिए। अगर आप लगातार उसको बैकअप करते रहेंगे कि नहीं और पढ़ते जाइए और पढ़ते, कुछ भी नहीं रखेगा आपका दिमाग, सब निकाल देगा। तो इसीलिए आपको जो मेडिटेशन वाली टेक्निक्स है, फोकस वाली टेक्निक्स है, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करना, ये बहुत जरूरी है। तो अपने इन चीजों को आपको अपने शेड्यूल में डालना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने जैसे बोला 1 हफ्ता पढ़ने के बाद मैं संडे रिलैक्स करूंगा, ये आपके लिए टोटल वेस्ट होगा। आप कुछ नहीं करेंगे और अपना वेब सीरीज देख के पूरा दिन बर्बाद करेंगे। ठीक है ना। तो आपको अपने रोज के शेड्यूल में 1 घंटा, आधा घंटा एक्सरसाइज का, मॉर्निंग इवनिंग, इस तरीके से मेंटेन करिए जिससे कि आपका कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है। तो सर, इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आप एक लाइफ मंत्र देना चाहोगे, और मैम आप भी एक Let's start with the ladies first. Okay. मैं तो जिसे मैंने अभी बातचीत की मैं उसी पे बोलूंगी, कंसिस्टेंसी एंड पॉज। ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी रखना है आपको। ठीक है। ये कंसिस्टेंसी तभी रहेगी जब आप अपने फ्रूटफुल पॉजेज रखेंगे कि जब मैं रुकती हूँ तब मैं क्या करती हूँ। आप अपना जो खाली टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंट रहने के लिए। आप अच्छा काम करेंगे उस टाइम पे, आप अपने आप कंसिस्टेंट हो पाएंगे, क्योंकि आपको फिर से मोटिवेशन मिलेगी आपको फिर से काम करने की। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके वो मोटिवेशन को भी डाउन करेगा, आपके ओवरऑल कंसिस्टेंसी एंड पॉज। ठीक है। एंड सर आप? मैं कहूंगा कि सीखते रहो। ठीक है। बढ़ते रहो। ठीक है। और इस पूरे जर्नी को एंजॉयबल बनाने की कोशिश करो। जो आपकी हॉबीज हैं या जिसमें आपको अच्छा लगता है उसको साथ में लेके चलते रहिए। ठीक है। Then only will our journey will be enjoyable. ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का पावर पैक्ट शो, जिसमें हमने जाना यूपीएससी के
इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या डायनेमिक्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यूपीएससी पैनल की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अगर कोई भी आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस साल पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होने वाला है, तो ये पॉडकास्ट अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ताकि अगली बार सर को अगर हम इनवाइट करें तो सर उन सब क्वेश्चंस का जवाब दे सके। और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।